क्या आप TRE 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाएंगे। वेलकम टू CIA। दोस्तों आज हम लोग LCM के क्लास सेकंड में बात करेंगे। यानी इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखा था कि LCM के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और आज हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे जो BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट रेलवे NTPC या अदर कोई भी एग्जामिनेशन इंडिया में जो कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे SSC हो गया या सिपाही एग्जामिनेशन के लिए, बिहार दरोगा के लिए, उन सब एग्जामिनेशन में ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। कृपया आप लोग जल्दी से वीडियो से जुड़ जाए और क्वेश्चन को जरूर देखें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पर भी इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए LCM SCF के जो दूसरे वीडियो है उस पर हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कि एक सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए कि एक सबसे छोटी संख्या कोई भी है जिसे 2000 में, यहां पर क्या है, जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का एक के अंकों का योग क्या है। मतलब x जो कोई ऐसा नंबर है, क्वेश्चन पहले समझिए पूछा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऐसी संख्या है x है जिसको अगर 2000 में जोड़ दे, ऐड कर दे, तो जो संख्या आएगा वो संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। यानी ये जो चारों संख्या है वो पूरी तरह विभाज्य कर देगा। तो जो अलग से संख्या ऐड होने वाली है उसमें जो अंक है, जैसे 2 अंक का आ गया या 3 अंक का, जो भी संख्या आ जाए उसमें आपस में अंकों का योगफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई नंबर किसी एक, अगर कोई बहुत सारे नंबर 2, 3 से लेकर के 4, 5 जो भी नंबर्स हैं, ये सब नंबर एक साथ अगर किसी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि LCM निकालना पड़ता था, लघुत्तम निकालना पड़ता था। तो अब यहां पर हम लोग 12, 16, 18 और 21 ये 4 नंबर है। इन चारों नंबर का हम लोग LCM निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए पहले 2 से लगा लेते हैं, एकदम पहले बेसिक से चलते हैं। 8 गुना 16, 9 गुना 18, फिर 21 हो गया। फिर 2 से लगा लेते हैं, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 21 हो गया। अब उसके बाद फिर 3 से लगा लेते हैं, तो 3 बन जाए 3, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 3 आएगा, ये 7। अब नहीं कटेगा क्योंकि 4, 3 और 7 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो हमारा LCM है, LCM हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, यानी लघुत्तम। LCM का मतलब क्या हुआ, लघुत्तम समावर्तक। 7 21, 4 गुना 8, 21 है 168, 168। ठीक है, और इधर बच गया 3 गुना 6, यानी कि 168 को 6 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 6 48 हो गया, कैरी हो गया 4, 6 6 36, 4 40 का 0 हो गया, 6 4 10, यानी 1008। मतलब जो LCM है आया हमारा वो 1008 है। तो क्या 1008 के आसपास कहीं 2000 है? नहीं। तो अब क्या करेंगे, 1008 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई, इसको अलग से लिख देते हैं कहीं, जैसे अगर 1008 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाता है 2016। यानी 2016 ऐसा नंबर है जिसको 1008 तो डेफिनेटली डिवाइड कर रहा है, और 2008 को 12, 16, 18, 21 ये तीनों डिवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि 2016 भी इन चारों संख्याओं से, यानी कि 12, 16, 18 और 21 ये चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो और क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि 2000 में कितना जोड़ दें, और हमें पता चल रहा है कि 2016 पूरी तरह से विभाज्य। इसका ये मतलब हुआ कि जो 16 नंबर आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वही ऐड होगा। तो जो अभिष्ट संख्या है, क्या करेंगे, इसमें हम 2000 माइनस कर देते हैं, तो बचा अब 16। यानी कि 16 वह संख्या है जिसको अगर 2000 में जोड़ दे तो ये हो जाता है 2016, जो कि यहाँ है, और वो 2016 इन चारों संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा। अरे समझ में, इतना तक तो आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि x के, यानी जो हमारा नंबर जो जोड़ रहे थे वो x, वो 16 है, जो 16 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे।
तो अब 16 में अंकों का योगफल कितना है? तो अंकों का योगफल 1 + 6 कुल मिलाकर कितना हो गया? 7। अंकों का योगफल कितना हो गया? 7। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्लियर है कि फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी एक बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल भले ही वो चेंज हो जाए न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन पैटर्न यही रहता है। और बीपीएससी टीआरई के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट भी कर दे ये क्वेश्चन, या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके रिपीट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दो संख्या है, इसका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है। मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है। पहले इतना ही कर लेते हैं। जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, तो उसको एच लिख करके एग्जामिनेशन में जिसको सॉल्व करने में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो एच लिख करके भी आसानी से बना सकते हैं। एक सिंबॉलिक तौर पे रहेगा ना, तो दिमाग में सेट रहेगा कि आखिर जो नंबर हम मान रहे हैं वो लघुत्तम है या महत्तम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो h = हम लोग x मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि उसका जो लघुत्तम है 20 गुना है, तो l का मतलब लघुत्तम, तो ये बोल रहा है 20 गुना, तो 20x लिख दिए। आ रहा है समझ में? नंबर दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता चल गया। अब कह रहा है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग, जो दोनों का योग है वो 2520 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योगफल देखिए। एलसीएम हो गया ये 20x और एचसीएफ हो गया x, दोनों का योगफल है 2520। क्लियर है? दोनों को ऐड करेंगे 21x = हो जाएगा 2520। 21 से इसको काट देंगे तो 21 का 21, 4 हो गया, 21 दूना 42 यानी 120। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। और x क्या है? एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। अब हमें चाहिए लघुत्तम, यानी चलिए एल लिख देते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में क्या कर रहे हैं कि 20x यानी कि 20x यानी हो गया 20 × 120। देखिए एग्जामिनेशन में आप लोग को इतना लिखना नहीं है, मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है यहाँ पर कि आप लोग को बेसिक से समझाना है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा ये, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी को दिखाना तो होता नहीं, बस आपका राइट आंसर पे पहुंचना होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो चलिए बराबर में लिख देते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ बाय पहली संख्या। यही होता है ना। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मूला मैंने इस टाइप का बताया था। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, फार्मूला वही है। तो लघुत्तम गुना महत्तम बाय पहली संख्या। क्लियर? तो लघुत्तम हमारे पास कितना है देखिए। लघुत्तम ये है 20 और 120 गुना एचसीएफ कितना है? एचसीएफ देखिए हमारे पास आया था 120, तो ये भी हो गया 120। और बाई में पहली संख्या है 480। पहली संख्या कितनी है? 480। 12 चौक 48, 4 से कट गया। अब इस 4 से चाहे तो हम 20 को काट लें, 4 5 20, 5 से कट गया, 12 5 60 यानी 600। तो इसमें दूसरी संख्या क्या आ रही है? 600। दूसरी संख्या क्या आ रही है? 600। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो 600 है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसको समझना है। एक बार और रिपीट कर रहे हो कि पहले एचसीएफ कुछ मान लेना है, x या कुछ भी मान लीजिए न्यूमेरिकली। एल जो है वो 20 गुना, इसलिए 20x, दोनों का सम निकाल देंगे तो एचसीएफ निकल गया हमारा 120। एलसीएम निकालेंगे तो 20 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दूसरी संख्या है तो फॉर्मूला एलसीएम गुना एचसीएफ बाय पहली संख्या। पहली संख्या हमारे पास 400 से दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे, काट पीट कर देंगे, 600 आंसर आ जाएगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कैसा लगा ये क्वेश्चन, और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि और भी इस लेवल पर और भी अलग क्वेश्चन अगर है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 24 है। यहां दे दिया गया कि दो संख्याएं हैं जिसका योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल यहाँ 24 है। उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 21 है। यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों 8 और 16 है।
उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा का योगफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो HCF है उसके रिस्पेक्ट में हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो माना कि, चलिए यहां पर लिख देता हूं, एग्जामिनेशन में आपको ये लिखना नहीं है। माना कि संख्या क्या क्या है, एक को 8A और दूसरा को 8B मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, क्योंकि महत्तम जो है वो है 8। महत्तम क्या है यहाँ पर 8 है, तो महत्तम का गुणांक लेकर के ही बना लेते हैं हम लोग। क्लियर है। तो एक संख्या 8A, दूसरी संख्या 8B। तो अब बताइए, जब संख्या जब दे दिया गया तो इसका जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम, पहले 8A और 8B का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा 8 कॉमन है दोनों में, और A और B, यही होगा ना एलसीएम। लेकिन यहाँ एलसीएम न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया हुआ है, ये देखिए उत्तम समावर्तक ये 16 दिया है। क्लियर। तो इसका ये मतलब हो गया कि 8AB बराबर क्या हो जाएगा 16। तो इसलिए 8AB बराबर हो गया 16। 8 से ये कट जाएगा, 8 दूना 16। इसका मतलब AB का वैल्यू आ गया 2। AB का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये क्लियर है। क्वेश्चन अब कह रहा है कि उनके संख्याओं का योगफल 24 था। संख्याओं का योगफल कितना था इसका 24। तो संख्या हमारे पास है 8A प्लस 8B, दोनों संख्याओं का योगफल हो गया 24। तो दोनों में देखिए 8 कॉमन चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। 8 चलिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर ताकि सब लोग को समझने में आसानी हो। तो A प्लस B इज इक्वल टू हो गया 3, काट दिया हमने यहाँ पर कॉमन लेकर के। तो A प्लस B इज इक्वल टू आ गया 3 और A B बराबर हो गया 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब बोलना है कि उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी उसका उल्टा। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर 8A संख्या है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/8A। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उसका उल्टा होता है। उसी तरह 8B का क्या हो जाएगा 1/8B। अब इन दोनों को ऐड करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो इसमें 8AB इसका एलसीएम होगा तो ऊपर बचेगा B प्लस A, ठीक है। उसका क्या बचेगा B प्लस A। तो आप B प्लस A लिख लो चाहे A प्लस B लिख लो, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर A प्लस B या B प्लस A, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 3। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 3, नीचे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई, और AB जो है AB का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 2। तो AB का वैल्यू यहाँ 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा 3 और 8 दूना 16, 3/16 जो आ गया ये हमारा आंसर होगा। 3/16 देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में 3/16, जो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ में हमेशा एक ही जैसा क्वेश्चन नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो पहले बना रहे थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को चलना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 600 पूर्णतः विभाजित है। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम एचसीएफ, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर दिया है कि 200 और 600 के बीच में ऐसा कितना है, ये कुछ है तो कितना हो सकता है। सबसे पहले हमारा क्या काम है कि विभाजित हो सकती है इन सबसे पूर्णतः। इसका ये मतलब है कि हमें एलसीएम निकालना है, यानी बड़ी संख्या निकालना है जिसको 4, 5, 6 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहले आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में ऐसा कितना है जो विभाजित कर देगा। क्लियर। चलिए बनाते हैं। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2, 2, 5, 3, तो अब इसका कितना होगा 3 दूना 6, 5 दूना 10 यानी 60। ऐसे भी आपको पता है कि दोनों के बीच में कॉमन जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 60, वो 60 को पूरी तरह 4, 5, 6 डिवाइड करेगा, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 60। तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 60, यानी 60 ऐसा नंबर है जिसको 4, 5 या 6 ये पूरी तरह विभाजित कर सकता है, ठीक है। अब 60 जिसको भी डिवाइड कर देगा उसको 4, 5, 6 भी विभाजित करे, ये भी बात समझना है। तो अब यहाँ 60 है तो क्या 200 के बीच में है, 200 से बड़ा है 60 नहीं है, तो आपको 60 का ऐसा मल्टीपल लाना है जो 200 से बड़ा हो और 600 से कम हो।
तो 60 का कितना होगा, 60 गुना 120, 200 से कम है। 60 या 180 वो भी 200 से कम है, तो 60 चौका 240, यानी 60 को 4 से अगर गुना कर दे तो ये हो जाता है 240, जो कि 200 से बड़ा है। यानी 200 और 600 के बीच में ये डेफिनेटली आ सकता है। इसमें अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 300 भी आ सकता है, 6 6 36, 360 भी आ सकता है। अरे समझ में? फिर 6 से 42, 420 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ 600 लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 6 8 48, 6 9 54, अब ये 6 9 60 भी आ सकता है। इतना तक आ गया। लेकिन अब ये बोला है 200 और 600 के मध्य का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट दोनों को इंक्लूड यानी शामिल नहीं करना है। यानी कि 200 और 600 इसको शामिल नहीं करना है। तो यहाँ 600 जो आ रहा है इसको शामिल नहीं करना है, ये हट जाएगा। आ रहा समझ में? तो अब जो संख्याएं बच गई हैं वही हमारा आंसर है। तो देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं, 6 है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बहुत लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको भी काउंट कर लेंगे 600 को और आंसर मार देंगे ऑप्शन डी 7, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 600 के मध्य बोला है, 600 इंक्लूड है उसमें शामिल है ऐसा नहीं बोला है। 600 के मध्य यानी 600 को छोड़ के, तो 600 को हमें नहीं कैलकुलेट करना है, छोड़ देना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यही कॉन्सेप्ट है, यही छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। और कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत जो हो जाता है, तो वही बाय मिस्टेक छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो गलतियों को सुधारना है और जितना भी गलतियां हैं ये आप प्रैक्टिस में कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। एग्जामिनेशन में कोई भी गलती मत कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन का आ गया, मतलब ये पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि क्वेश्चन का स्वरूप बदलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, रहेगा एलसीएम एचसीएफ, लेकिन निकालना कुछ और हो सकता है, कुछ और नंबर्स का हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो सॉल्व कर रहे थे वो एक तरह से कंप्लीट नंबर था, पूर्ण नंबर था। माइनस का तो एलसीएम एचसीएफ होता नहीं है, और जो हम लोग नेचुरल नंबर का है वो निकाल रहे थे प्राकृतिक संख्याओं का। अब यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर है, यानी परमेय संख्या के रूप में जो p/q के रूप में जो रहता है उन संख्याओं का लॉसा पूछ रहा है, लघुत्तम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि ये संख्या क्या क्या है, 2/3 है, फिर उसके बाद 4/9 है और 5/6 है। ये 3 संख्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए इससे 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लघुत्तम पूछा है तो महत्तम भी तो पूछ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ लघुत्तम है, तो चलिए मैं लघुत्तम भी बता दे रहा हूं और महत्तम भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले लघुत्तम लॉसा लिखते हैं। तो लॉसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखें। अब देखिए सबका जो अंश है, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हर है यहाँ पर 3 6 9 और ये 6 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन सब संख्याओं का अगर लॉसा होगा तो अंशों का लॉसा का क्या मतलब हुआ, 2 4 5 का लॉसा, ये लिख देता हूं ताकि आप लोग कॉपी में इसको लिख ले तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, यानी कि 3 है 9 है 6 है, 3 9 और 6, इन सब का मौसम यानी न्यूमरेटर जो यहां पूछेगा, अगर लॉसा तो यहां लॉसा लिखना पड़ेगा और नीचे मौसम। अगर यहां पूछ दिया मौसम तो यहां मौसम नीचे लॉसा, ये फिर आगे बता रहा हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। 2 4 5 इनका लॉसा कितना होगा, 5 का 20। देखो 4 में 2 इंक्लूड है, यानी 5 और 4 का जो लॉसा होगा वो मल्टीप्लाई होगा, वही लॉसा है। ठीक है, तो 5 और 4 का लॉसा कितना हो गया, 20, लघुत्तम समावर्तक। और 3 9 और 6 का मौसम, यानी तीनों में जो कॉमन होगा, तो 3 ही कॉमन है। देखिए 3 गुना 6 3 13, 3 का एक तरह से पहाड़ा है, टेबल है, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर 3। तो हमारा जो लॉसा आ गया ये 20/3 आया, 20/3 आया, इसका मतलब 20/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब किन्हीं लोगों को फॉर्मूला ही अगर गलत याद है,
अगर किसी ने लिख दिया लसा और ऊपर में यहाँ पर लसा के बदले मसा और ये इसमें कुछ लसा मसा में अगर गड़बड़ी हो गई तो हो सकता है उसका आंसर ऊपर 3 आ जाए नीचे 20 आ जाए, तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में आंसर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। मैंने बताया कि इसका मसा भी बताऊंगा कि मसा कैसे निकालना है। तो देखिए मसा का मतलब होता है HCF। तो ऊपर वाले जो नंबर है 2, 4 और 5 इसका मसा, तो 2, 4, 5 का मसा, यानी जो निकालने के लिए बोला जाएगा ना ऊपर पहले वही निकालेंगे। अगर लसा बोलेगा तो लसा, मसा बोलेगा तो मसा। और जो नीचे दिया गया नंबर है 3, 9 और 6, 3, 9 और 6 इसका निकालेंगे लसा। जब ऊपर मसा है तो नीचे लसा है। तो अब देखिए 4, 5, 2, 4, 5 इसका मसा यानी HCF, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका मसा होगा 1। और नीचे जो लसा है 3, 9 और 6, तो देखिए यहाँ पर 3, 9 और 6 3 कॉमन है तो 1, 3, 2 यानी 3, 3, 9, 2, 18, 1/18। देखिए यहाँ ऑप्शन ये भी है, ध्यान रखेंगे 1/18 भी है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन जहां अगर मेमोरी आपको धोखा दे दिया, धोखा देने का ये मतलब हुआ कि आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया, अब निकालना था लसा, निकाल दिया आपने मसा, आपको लगा यही होता है और आंसर आ गया 1/18। और संयोग ऐसा है कि 1/18 भी ऑप्शन में आपने ये मार के चलाया, आपको लगा कि आंसर मेरा सही है और कैलकुलेट कर लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा और पता चला आंसर आपका गलत हो गया। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है, 1 मार्क्स का तो नुकसान है ही। तो सिंपल क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको ही बनाएंगे। जो हार्ड क्वेश्चन है वहां आप मार्जिन लेंगे। तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो प्रैक्टिस साथ साथ अच्छे करें। मैं डेफिनेटली आपको वादा कर रहा हूं कि अगर 40 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, 40 में आपका 10 क्वेश्चन मैथ्स और 1-2 क्वेश्चन टिपिकल रीजनिंग टाइप का होता है, वो भी मैं बता दूंगा। तो वैसे क्वेश्चन आप 10 नंबर के लिए तो आप श्योर शॉर्ट रहे कि ये आएगा ही। और जो नेक्स्ट जो आप लोग के लिए टीआरई के लिए जो क्लासेस शुरू हो रही हैं उन सब क्लास में ये 10 नंबर के अलावा जिन लोगों का 9 और 10 मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए भी मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, यानी उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। उसमें 80 क्वेश्चन है, 80 में 80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। यानी आपका सिलेक्शन के लिए हम लोग हैं, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आप लोग हमसे जुड़िए, डेफिनेटली सिलेक्शन करवाएंगे हम लोग और मेरिट पर कराएंगे कि कैसे आपको सॉल्व होगा, खुशी भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या है जो 73, 127 और 163 में भाग देने से समान शेषफल होता है। मतलब कि 3 ऐसी संख्याएं दिया गया है, 73 है, 73 है, 127 है और 163 है, इन सब में भाग दें तो समान शेषफल बचता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी पूछे कि समान शेषफल बचता है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इन सब को आपस में डिफरेंस करेंगे, यानी कि 127 और 73, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होगा। तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 6 और 12 में से 7 माइनस हुआ तो 5, कितना हो गया इसका 56, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो 7 में से 3 माइनस हुआ, सॉरी 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4 हो जाएगा ना, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और 12 में से 7 माइनस होगा तो 5, यानी 27, 27, 54 हो गया। अब देखिए यहाँ 163 में से 127 माइनस करें तो 13 में से 7 माइनस होगा तो 6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ बच रहा है 15, तो ये हो गया 36, यानी 36 हो गया। 163 में से 127 माइनस कर लेते हैं, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो ये हो गया 36। और लास्ट जो डिफरेंस है वो पहले ये दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर दूसरा और तीसरा के बीच का डिफरेंस, दोनों का अंतर, और फिर तीसरा से पहले के बीच का अंतर। डेफिनेटली इसका अंतर क्या होगा, यानी कि यहां लिख दे रहा हूं 163 माइनस 73, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 16 में से 7 माइनस हो गया तो 90। मतलब आपके पास 3 नंबर आ गए,
54, 36 और 90। आ रहा है समझ में? अब देखिए इन सब का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी ऐसा पूछता है कि भाग देने पर शेषफल समान हो जाए, यानी भाग देने की बात कर रहा है उसी नंबर में, तो एचसीएफ, और उस नंबर से भाग देने की बात करें तो एलसीएम, दोनों में फर्क है। तो अब देखिए पहाड़े याद रहना चाहिए था, 18 3 54, 36 को हम लिख लेंगे 18 गुना 36 और 90 को लिख देंगे 18 गुना 5। कौन सा ऐसा नंबर है बचपन की तरह नहीं कि 2 3 4 इतना फैक्टर करेंगे, पहाड़े याद रख लीजिए। तो 18 सब में कॉमन है, सब में 18 कॉमन है, इसका मतलब 18 ऐसा संख्या होगा जो इन तीनों संख्याओं को आपस में अगर भाग देगा तो शेषफल हमेशा समान होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कैसे, ठीक है। 18 से अब देखिए 18 है, 18 चौका 72, जबकि यहां पर क्या है 73, शेषफल कितना बचा 1। फिर इसके बाद ये 126 है, ठीक है, 18 से तो 126, यहां पूछ रहा है 127, एक शेषफल बच गया, 18 नंबर 162, 162, और यहां बोल रहा है 163, फिर शेषफल है, यानी हर सिचुएशन में शेषफल समान हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली समान हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे इसी टाइप में क्वेश्चन जो आप दूसरे टाइप से आ जाएगा वो मैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अगर किसी संख्या 2-3 संख्याएं दे देगा, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देगा कि 4 5 6, सिंपल नंबर ले लेते हैं, कि ऐसा संख्या निकाले कि 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 2 आए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पूछ दिया कि समान शेषफल आता है, लेकिन वहां क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वैसा नंबर निकाले, वैसा संख्या निकाले जिसमें 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसमें भी एलसीएम निकालते हैं, तो 2 हो गया, फिर 2 5 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 गुना 10 3 गुना 6 यानी 60, यानी 60 ऐसा नंबर है जिसको 4 5 और 6 पूरी तरह विभाजित करेगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वैसा नंबर जिसमें 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 2 आए, तो क्या करेंगे, शेषफल जो 2 आए तो वैसा नंबर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी 62 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 60 को तो पूरी तरह ही डिवाइड करेगा तो बचेगा हमेशा कितना 2। तो इस टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आ रहा है समझ में? कमेंट में जरूर बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 384, दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका महत्तम समावर्तक 48 है, यानी एचसीएफ 48 या 48 है, तो संख्याओं का युग्म कितना संभव है। तो दो संख्याओं का योगफल, देखिए अब इसमें जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको नंबर के रूप में लेना है कि 48A और दूसरा नंबर क्या लेंगे हम 48B। अरे समझ में, पहला कितना हो गया 48A और दूसरा कितना हो गया 48B, ठीक है, दो नंबर ले लिए आपने, क्योंकि यहाँ बोला है दो संख्या। अब पूछा दोनों का योगफल है 384, दोनों का योगफल कितना है 384। तो अब 48A और उसके बाद A और B कॉमन कर लेंगे 384। अब देखेंगे काट के 8 से काट देते हैं, 8 चौका 32, फिर उसके बाद 6 हो गया, 8 8 64, ये कट गया 6 से काटते हैं 6 8 48। इसका मतलब ये हो गया कि A + B = हो गया 8, यानी दो जो संख्या हुआ जो रेशियो में अनुपात में होता है उन दोनों संख्याओं का योगफल 8 आना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना हो। तो ऐसा युग्म मतलब पेयर कितने संभव है, तो देखो क्या क्या हो सकता है, यानी कोई दो नंबर का सम जो है 8 हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है ना, 1 और 7 बराबर क्या होगा 8, तो ये हमारा सही होगा। अगला होगा 2 और 6, ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एचसीएफ जब ऑलरेडी 48 दे रखा है तो फिर से ऐसा नंबर नहीं लिखना है हमें जिसमें फिर से कॉमन हो जाए, यानी 6 और 2 दोनों में फिर 2 कॉमन हो गया,
तो कॉमन वाले नंबर को नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर आप लिख सकते हैं 3 और 5, तो 3 और 5 में कोई कॉमन है नहीं है, तो ये हो सकता है। फिर आ सकता है 4 प्लस 4, तो ये तो दोनों एक ही नंबर हो गए, दोनों में 4 कॉमन है, तो ये भी नहीं ले सकते, यानी 2 नंबर्स इसमें नहीं ले सकते हैं, 2 नंबर्स ले सकते हैं। तो हमारे पास कितने पेयर बने, कितने युग्म बने, 2 तरह के युग्म बने, एक पहला और एक दूसरा। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना युग्म संभव है, तो 2 ही युग्म इसका संभव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीबीआई है पीआरटी के लिए, और जो हमारा एसएससी 9 क्लास और 10 क्लास के लिए भी है, उन सब दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरूर मेंशन कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कैसा लगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि 4 का पावर 5, 4 का पावर 8, 4 का पावर 12, 4 का पावर 7, जिसके लघुत्तम समावर्तक क्या है, इनके जिनके लघुत्तम समावर्तक क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो यहाँ पर सेम हो, तो उसके लघुत्तम क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बेस सबका 4 4 4 है, पावर सबका है देखिए 5 8 12 और 7, तो लघुत्तम पूछेगा ना तो हाईएस्ट पावर वाला आंसर होगा, यानी 4 का पावर 12, ये एलसीएम हो गया, यानी 4 का पावर 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। और अगर पूछ दिया एचसीएफ कितना है, तो सबसे कम पावर वाला एचसीएफ पूछा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे कम पावर वाला। तो सबसे कम पावर कितना है, 4 का पावर 5, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ 4 का पावर 5। 4 का पावर 5 भी दिया, कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ है तो बी ऑप्शन आप मार सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है इसमें। ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे पहले समझिए, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब वो होता है कि वैसा नंबर जिसका 2 ही मल्टीपल होगा, 2 ही उसका गुणांक होगा, या तो 1 होगा या खुद ही उसका होगा, यानी 2 से ज्यादा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी विभाज्य है, 11 होगा 13 होगा 17 होगा 19 होगा 23 होगा, इस तरह से होगा। तो ये सब अभाज्य संख्या है। अब उसमें बोला कि a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, और उसका लघुत्तम समावर्तक है 209। उसका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 209 है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई होता है। या मान लीजिए को प्राइम सह अभाज्य संख्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 दो नंबर है, अभाज्य संख्या है, अगर इसका लॉसा निकालना होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 15। एक होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकता है, लेकिन सह अभाज्य का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में कॉमन 1 के अलावा कुछ ना हो। जैसे 4 और 3 में कॉमन क्या है, 1 है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, दोनों नंबर सह अभाज्य हो गए, को प्राइम। तो इसका भी जब एलसीएम निकालते हैं तो उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ क्वेश्चन तो पहले से बोल दिया है अभाज्य, एलसीएम बोल दिया कि 209 है, और कुछ नहीं दिया इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि 209 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 और 2 11, 11 में से 0 माइनस कर दो, क्या इसका मतलब 11 से ये डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी भी आप लोग समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, उसका रूल क्या है, वो सब बताऊंगा। चलिए 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 का 11 हो गया, और बच गया 9, 11 नंबर निकाल। इसका मतलब ये हो गया कि 209 जो है वो 11 मल्टीप्लाई 19 है। 209 का क्या मतलब हुआ, 11 मल्टीप्लाई 19 है। तो इसमें से एक नंबर ए होगा, एक नंबर बी होगा। कौन सा ए कौन सा बी, तो यहाँ कंडीशन है, बोला है कि ए बड़ा है बी से, और हमें पता है 19 बड़ा है 11 से, इसका मतलब, और ए बड़ा है बी से, ये देखिए इसका ये मतलब हुआ कि ए हमारा हो गया 19 और बी जो है वो 11 हो गया। ये बात क्लियर हो गई हम ये कंडीशन से। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस
ए का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर और ए का मतलब हो गया 19, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें से हम 19 माइनस कर रहे हैं मतलब 102, इसका आंसर क्या हो जाएगा 102। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीपीएससी टीआई 4 के लिए, तो डेफिनेटली इसका अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये डिसिमल वाला लघुत्तम है, ये क्या है डिसिमल वाला लघुत्तम है, यानी कि एलसीएम है 3.6, 1.8 और 0.144, ये इसका लघुत्तम है। ऐसा क्वेश्चन जब मिल जाएगा तो आप लोग कैसे इसको बनाएंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि डिसिमल के बाद सभी जो नंबर है, जितना नंबर तक है उतना डिजिट तक उसका जितना भी जीरो संभव है ले आइए, या डिसिमल के बाद सभी नंबर्स को समान कर दीजिए। कहने का ये मतलब हुआ कि 0.144 डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो सभी नंबर में डिसिमल के बाद 3 डिजिट आप रख लीजिए। जैसे 1 पॉइंट 1 पॉइंट ही है, 1 पॉइंट है, 1.8 है, 1.8 है ये वाला नंबर, तो 1.8 है तो डिसिमल पर तो एक ही डिजिट है, हमें चाहिए कितना 2 डिजिट और, तो इस पर 0 बैठा लीजिए, 3 डिजिट हो गया। इसी तरह 3.6 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.6, लेकिन इस पर डबल बार 0 कर देंगे। कोई डाउट है इसमें? अब देखिए इसमें इसका सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है, आ रहा समझ में? तो एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे मान के चलिए कि 3 जीरो जो है डिसिमल के बाद जो 3 डिजिट है, 3 अंक है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इसका मतलब हो गया ये 144 हो गया, 1800 हो गया और 3600 हो गया। अब इसमें बड़ा बड़ा नंबर 2 से डिवाइड करके करेंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। बड़ा बड़ा नंबर इसमें एलसीएम के लिए अब कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे 12 काउंट कर लेंगे, 12 इसमें 12 12 144 होता है, 12 इसमें 12 15 180 होता है यानी 150 हो गया, और 12 3 36 यानी 300 हो गया। आ रहा समझ में? सीधे सीधे कॉमन हो गया। अब चाहे तो इसमें 6 कॉमन कर सकते हैं, 6 कॉमन कर लेंगे तो 6 दूना 12, फिर उसका 25 छक्का 150, फिर उसके बाद 6 5 30, फिर इसमें चाहे तो हम 2 कॉमन, अब 2 कॉमन कर लीजिए, पहले से करने से ज़्यादा अच्छा। तो एक ये 25 हो गया और ये भी 25, फिर 25 कर लेंगे तो 1 1 1। अब इसका एलसीएम देखिए कितना होगा, ये बड़ा आसान है, एलसीएम निकालना ज़्यादा आसान है। इसका कैसे निकालेंगे देखिए, 6 दूना 12 और 12 को 25 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100। देखिए ऐसे समझिए, 12 गुना 25 का मतलब होता है, 12 का मतलब होगा 4 गुना 3 गुना 25, और 4 जो है 25 से गुना होगा तो ये 100 आएगा, और ये 3 यानी कुल मिला के 300, और 300 को फिर ये 12 से अगर हम गुना करते हैं तो 12 दिए 3600। ठीक है, तो एलसीएम जो इसका हमारा आएगा, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3600। डिसिमल को हम लोग अभी भूल रहे थे क्योंकि अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, लेकिन सही मायने में तो यही नंबर था, तो यहाँ पर ये डिसिमल बैठा दे, इसका मतलब 3.6, क्योंकि ये डबल जीरो अब हटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 3.6 इसका एलसीएम होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका ऑप्शन क्या है 3.6 है। आ रहा समझ में? हाँ, अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि HCF महत्तम समावर्तक क्या है, जैसे आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा इसका मतलब बताइए, HCF बताइए, HCF कितना हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए कि जो कॉमन है वो देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर 12 कॉमन था सब में, 6 भी कॉमन था सब में, 2 भी कॉमन था, लेकिन 2 भी कॉमन यहाँ पर ठीक से ये कॉमन नहीं था, यहाँ देख रहे हैं ये 25 में 2 कॉमन नहीं था। ठीक है, जो सब में कॉमन है वही कॉमन हम लोगों को देखना है। 2 कॉमन सिर्फ क्या था, इस वाले में कॉमन था, सॉरी 2 कॉमन था, 2 कॉमन करके ही तो 2 आया था 25 से, 25 कॉमन नहीं था। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे ना कि जो 2 सब में कॉमन लगा वही आंसर, तो 12 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई,
12 और 6 12 और 6 12 छक्का 48 48, क्योंकि 2 कॉमन यहाँ से कर रहे थे हम लोग, ये 6 था तो 25 में कॉमन नहीं हुआ, इसलिए 2 कॉमन कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ 12 को कर लेंगे और 6 को कर लेंगे। सॉरी 12 छक्का 72 होता है ना, 12 छक्का 72 72, यानी HCF का था तो 72 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, पहला 12 और 6 इसी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमारा आंसर होता है अगर HCF बोलता तो, और LCM के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा ये बोला है, दो संख्याओं का लसअ और मसअ। ठीक है, तो अगर दो संख्या a मान लेते हैं और b मान लेते हैं, दो संख्या को क्या मान लेते हैं, या मान के चलिए a और b नहीं मानेंगे, जो मसअ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। मसअ हमारा क्या है यहाँ पर 2, तो एक संख्या हो जाएगा 2a और दूसरी संख्या हो जाएगी 2b, एक संख्या हो गया 2a, दूसरी संख्या 2b, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 2ab, ये क्या हो जाएगा लसअ 2ab, और यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 2ab बराबर 12, कट गया इसे 6, इसका मतलब ab बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ab बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब बोल रहे हैं इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती, इन दो संख्याओं का क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। तो जब मध्यानुपाती यहीं से लिख देते हैं, ये जब संख्याओं का मध्यानुपाती कहता है किसकी संख्या का 2a और 2b का, तो अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही इसका होता है मध्यानुपाती। तो इसका मतलब हो गया कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 2 से गुना हो गया, और a मल्टीप्लाई b का वैल्यू है 6, तो a और b भी तो आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख लेंगे 6। देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा यानी स्क्वायर रूट, तो वो निकल गया 2 और 6 अंदर नहीं रह जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2√6, मध्यानुपाती 2√6। ये 2√6 है, ये इसको करनी घातांकीय के रूप में नहीं मानना है, ये 2 मल्टीप्लाई के रूप में, तो 2√6 होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आ रहा समझ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जब एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो मैं क्लास में बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, आपके सिलेक्शन के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13a, यहाँ पर 13a, b और c 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और इन संख्याओं एवं प्रत्येक जोड़े 13a, 13b और 13c का महत्तम समावर्तक 13 है। मतलब कि 13a, 13b, 13c तीनों का महत्तम समावर्तक क्या है यहाँ पर 13 है। इसका मतलब ये है कि इन सब नंबर्स में जो है a और b और c जो है उन सब में जो a है इन सब का क्या है यहाँ पर जोड़ा जो नंबर है महत्तम a है, इसका मतलब a, b और c इन सब में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई 13 का है। आ रहा समझ में? बोला है जहां a, b, c प्रत्येक 60 से कम है, तो ये गलती से लिखा गया है, सब 60 से कम है तो a प्लस c बाई b का मान क्या है, इसको आप लेकर नहीं चलेंगे। आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 नंबर है आपके पास, 13 है, a है, b है और c है। तो देखिए, और प्रत्येक 60 से कम है, जो सब नंबर है जो a, b और c है वो सब 60 से कम है। तो 60 से कम है और 13 का मल्टीपल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आप ध्यान रखिए। 13 को तो नहीं लेना है, क्योंकि अगर a, b, c अगर 13 ले लेंगे तो एक 13 कर देंगे तो दोनों तो बराबर ही हो जाएगा। जबकि यहाँ बोला 13 a, b और c 4 अलग है, मतलब a, b, c जो है वो 13 से अलग है। तो इसका 60 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से विभाज्य है? देखिए एक हो सकता है 13, 13 गुना 26, 13 3 40, 13 चौका 52। 60 से कम लेना है, 13 25 65, 60 से ज्यादा होता है, 65 नहीं लेना है। तो इसका मतलब 52 हो सकता है, 52 को हम क्या लिखते हैं 13 गुना 4, 39 हो सकता है 13 गुना 3, 26 लिख सकते हैं 13 गुना 2,
और ये तो 13 पहले से दिया गया है, 13 जो नंबर है ये पहले से दिया गया है। तो इसमें से ए बी सी तीनों नंबर के बारे में तो डेफिनेटली ये पहला मान लो कि ए है, दूसरा मान लो बी है, तीसरा मान लो कि सी है। कौन कौन सा? 2 3 4 ये ए बी सी, क्योंकि एचसीएफ जो है वो 13 है, तो 13 तो मल्टीप्लाई है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमारे पास जो ए आ गया वो 2 है, बी आ गया वो 3 है और सी आ गया वो 4 है। क्वेश्चन अब ये कहता है कि a प्लस सी बाई बी, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है? a प्लस सी बाई बी। a हमारा है 2, c है 4 और बाई में b है 3। तो 4 और 2 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो आंसर आ जाता है 2। आंसर क्या आएगा इसका? 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, और भी टेस्ट सीरीज वगैरह में इस पर मैं दूंगा, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर ले। कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3600 के कितने गुणनखंड हैं? अब गुणनखंड वाला चैप्टर ही तो है एलसीएम एचसीएफ, तो इसमें गुणनखंड का ही तो काम होता है। तो इसमें गुणनखंड पूछ लिया गया है, यानी एलसीएम एचसीएफ की जरूरत इसमें नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहावत है ना कि देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, वैसा ही क्वेश्चन है। इतना छोटा में दे दिया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बनेगा ही, बहुत ही टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट पता है तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड है? 3600 के कितने गुणनखंड है? देखिए कैसे बनाएंगे। 3600 लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 36 गुणन 100 लिख सकते हैं। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4। अरे समझ में? सॉरी 4 गुणे 25 इसको लिख सकते हैं। फैक्टर तोड़ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2। यानी सम्मिलित रूप से अगर हमें लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, देखिए 2 प्लस 2 यानी 4 गुना 3 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 2। ये किसको लिखा जा सकता है? 3600 को लिखा जा सकता है। पहले ये कंफर्म कर कि अगर हम 3600 का अगर हम फैक्टर तोड़ ले, आप लोग कॉपी पर फैक्टर तोड़ करके देख ले एक बार कि ऐसा आया है कि नहीं, सब लोग देख लेंगे, ठीक है? मैंने अपने तरीके से इसको फैक्टर तोड़ा है, आप सीख ले तो ये भी आसान तरीका है। इस तरीके से भी आप फैक्टर तोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। और या नहीं तो आप कॉपी पर अपने तरीके जैसे आपको आता है वैसे कर लीजिए, वैसे सीख लीजिए, ज्यादा काम देगा। अब यहाँ देखिए, ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के पावर के रूप में हमें तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है? अभाज्य संख्या के पावर के रूप में। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है, इसके पावर के रूप में लिखिए। अब इसका पावर 4 2 2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने गुणनखंड होंगे, तो पावर में 1 1 ऐड करते चलेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर है, ठीक है? तो गुणनखंडों की संख्या यहाँ से ले लेते हैं, गुणनखंडों की संख्या। तो पहला का पावर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस 1 कर देंगे गुना। दूसरा वाला जो है उसका पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 लिख करके 1 प्लस कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई। 5 का पावर 2 है, तो ये जो पावर है उसको लिख लेंगे 2 और फिर उसमें प्लस कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, तो 5 के 15 के 45, यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसमें जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो 45 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देखिए कितना आसानी से बन गया। बस फैक्टर का पावर लेना है, पावर को एक एक बढ़ा बढ़ा करके, इतना लिखना भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में ये 4 है तो उसको 5 बनना है, 5 के 15 के 45, सीधे आंसर। कितना सिंपल है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, यही क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ आएगा और टफ जैसा लगेगा, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोग अभी तक यहाँ सॉल्व कर रहे थे। इसके आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर के बैठिए और सॉल्व कीजिए, ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो, लाभ हो। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ
मैं अब विदा लेता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने आता हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।